कैराना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कैराना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आती है। 2017 में कैराना में कुल 47.26% वोट पड़े थे। 2017 में समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन ने भारतीय जनता पार्टी के मृगांका सिंह को 21,162 वोटों के मार्जिन से हराया था। लेकिन जब कैराना विधानसभा सीट की बात करें तो कैराना विधानसभा सीट पर 4 PM के सर्वे में सामने आया कि कैराना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की 15 से 20% की जीत दर्ज कर रही है। मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद हम लोग कैराना पे एक एक करके विधानसभा पे डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहला कैराना शुरू करेंगे क्योंकि कैराना सबसे सेंसिटिव सीट थी। कैराना में अमित शाह जी ने घर घर जाके पर्चे बांटे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने दंगों का, राम मंदिर का, राम भक्तों पे गोली का सब कुछ याद दिलाया था। तो अभिषेक जी आपसे टिप्पणी, उसके बाद विकास जी के संग चल के हम लोग कैराना पे बातचीत शुरू करेंगे। जी, कैराना की जो विधानसभा सीट है, कैराना दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें तो इसकी वही अहमियत है जो बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उनकी अहमियत बेस्ट बेकरी की या गोधरा की थी। यानी यहाँ से कम्युनल मोबिलाइजेशन को शुरू करने की, लेकिन कम्युनल मोबिलाइजेशन करने में वो एक बार कामयाब हुए। लोकसभा का बाईपोल हुआ कैराना का, वहां वो उसमें कामयाब नहीं दिखे। ये अलग बात है कि उसके बाद के चुनावों में पुलवामा जैसी चीजें होती है, उसके बाद बीजेपी एक बार फिर सरकार बना लेती है। और बड़ी चीज ये है कि किसान आंदोलन के बाद जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण खत्म हो रहा है, कहीं सांप्रदायिकता दिखती नहीं है उत्तर प्रदेश में कि वो कर्नाटका में कुछ हिजाब वाली चीजें हुई है, उससे कोई उत्तर प्रदेश का वोटर प्रभावित हो जाएगा। तो मौजूदा हालात में ये कहीं नहीं दिखता है। इसलिए कैराना के बहाने वो मृगांका सिंह और नाहिद हसन के बीच जो चुनाव हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा कि चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो जाए, ये वोटर अब समझता है। और वोटर समझता है। इसमें अगली सीट पे जाने के पहले मैं जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि चुनाव के दरमियान जनता धर्म पर क्यों जाती है जब वो अभाव में होती है, जब बहुत तरह की दिक्कतें जनता के सामने होती है, तब उसे सबसे पहले अपना सेफ गार्ड अपने रिलीजन में दिखाई देता है। लेकिन शायद बीजेपी के लोग भूल कर रहे थे कि जब धर्म है तो उससे छोटी यूनिट जाति भी है, समुदाय भी है। तो जब जनता की दिक्कतें और बढ़ेगी तो और छोटी यूनिट की तरफ, यानी और ज्यादा संकीर्णता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये सोशियोलॉजी का एक एस्टेब्लिश और जाना माना फैक्ट है कि व्यक्ति जितना ज्यादा मुसीबत में जाएगा, संकीर्णता का दायरा उतना बढ़ेगा। तो बीजेपी की दिक्कत क्या है कि संकीर्णता के और लोगों के कष्ट को कम करने की बजाय वो बढ़ाती चली गई। चाहे डिमोनेटाइजेशन के बाद असंगठित क्षेत्र का मुद्दा हो, जिसमें 94% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है देश में, तो असंगठित क्षेत्र की कमर टूट गई। जीएसटी के बाद व्यवसायियों की कमर टूट गई। तो लोग अब धर्म की बजाय, स्वाभाविक सी चीज है कि अब उनको अपने समुदाय के बीच में सिमटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दरमियान किसान आंदोलन आ गया, इसी दरमियान रेलवे वाले एग्जाम का मामला आ गया और बेरोजगारी का डेटा आ गया। ये सब चीजें जब सामने आ गई तो फिर कैराना के माध्यम से जो बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश को मथने की कोशिश कर रही थी, वो मामला वहीं जाकर के रुक गया। बिल्कुल बिल्कुल, मोटे तौर पे कहे तो मंडल के बीच में मंडलवादी ताकतें हावी हो गई, आ गई। अनुज से आप आगे जी, अभी एक सेकंड अभिषेक जी, अनुज से और पूछते हैं। अनुज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत जानकार हैं, नोएडा के सीनियर जर्नलिस्ट है, लगातार उन्होंने कैराना को कवर भी किया है। अनुज, जो कैराना में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, जो योगी आदित्यनाथ के आग लगाते हुए भाषण थे, जो अमित शाह का घर घर जाके पर्चा था, समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन पे टिकट दे देना बजाय ये बिना सोचे कि वो एक अपराधी छवि के हैं, ये सब में कौन सा भारी मुद्दा दिख रहा है कैराना में आपको? संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे वरिष्ठ साथी पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। बातें करने के लिए बहुत अनुभवी लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं, और ना ही मैं कोई लिखित आंकड़ों की बात कर रहा हूं जो आपकी टीम ने जुटाए हैं, आप दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो मैंने खुद पश्चिमी यूपी में जाकर कैराना से लेकर और नोएडा तक जो महसूस किया, वो कुछ पॉइंट्स वाइज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये चुनाव सांप्रदायिक होता हुआ नहीं दिखा है। यूपी का 14, 17 और 19 के बाद ये पहला चुनाव मैं ये देख रहा हूं जो दोबारा से जातियों के मुद्दे पर हो रहा है। हालांकि लोकतंत्र के लिहाज से मैं इसे सही नहीं मानता कि चुनाव जाति के मुद्दे पर हो, चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए।
लेकिन यूपी में चुनाव की जब जब बात होगी, कम से कम आने वाले 2 से 3 दशकों तक जातियों के कैलकुलेशन को, जातीय समीकरण को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पश्चिमी यूपी में जा रहे हैं, कोई भी पत्रकार जा रहे हैं, तमाम समीक्षक भी जा रहे हैं, तो किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मसला है जो लोगों की जेहन में है। लोगों से जाकर मैंने बात की, विदाउट कैमरे भी बात की। किसान आंदोलन अपना असर साफ तौर पर इन चुनाव में छोड़ रहा है। किसान आंदोलन वोटर्स के दिमाग को प्रभावित कर रहा है। हालांकि संख्या कितनी होगी उसमें थोड़ा सा संशय है। अब दूसरी बात करता हूं मैं जाटों की। माफ करिए कि मैं कैराना से इतर बाकी विषयों पर बोल रहा हूं, लेकिन ये सब जानना भी 4 PM के दर्शकों के लिए जरूरी है। जहां तक जाटों का सवाल है, तो जो मैंने फील किया वो सीधा सीधा 2 लाइन में मैं इस तरह से बता सकता हूं कि जहां जाट कम्युनिटी माइनॉरिटीज के साथ रह रही है, वहां तो कुछ जाट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जहां जाट कम्युनिटी डोमिनेटिंग है, जहां बहुतायत में आसपास के गांव में केवल जाट लोग रह रहे हैं, वो जाट जयंत कैंप में, यानी हम कहें कि RLD कैंप में वापस जा चुके हैं। उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि तमाम मुद्दों पर जब वो बीजेपी की तरफ गए थे तो उन्हें उस तरह का महत्व नहीं मिला, और जिन नेताओं को महत्व मिला भी था, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं कि जाट वोटों का फायदा कौन से नेता सरकार में उठा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी का उस तरह से ध्यान नहीं रखा जितना एक्सपेक्टेशन है। जाट कम्युनिटी के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि भले ही पूरे यूपी के लिहाज से उनका परसेंटेज कुछ कम हो, लेकिन ओवर एम्बिशियस है। उन्हें लगता है कि सत्ता में हमारी भी भागीदारी किसी भी स्तर पर होनी चाहिए, हमारा नेता भी सत्ता में होना चाहिए, और वो ऐसा नेता हो जो समय समय पर उनकी बात करे। तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पश्चिमी यूपी की बात हो रही है, तमाम मैं डिबेट भी देखता हूं, चैनल्स की भी, डिजिटल चैनल्स की भी, उसमें केवल जाट और मुस्लिम समीकरण की बात होती है, गुजरों की बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भले ही वो मिहिर भोज प्रकरण हो, दादरी, लोनी और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां गुर्जर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरेगा। हालांकि पूरे यूपी के चुनाव के पर्सपेक्टिव पे कितनी उनकी चर्चा होगी, कितनी बात होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन पश्चिमी यूपी में सीधे तौर पर गुर्जर वोट प्रभावित कर रहा है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर, कैराना पर। कैराना में जो मुझे महसूस हुआ, माइनॉरिटी वोट कितने हैं वो आप सब भी जानते हैं, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, सिटिंग MLA भी वहां पर हैं। मौजूदा समय में उनकी बहन, क्योंकि वो जेल में है, उनकी बहन पूरे चुनाव प्रबंधन को संभाल रही हैं। मुझे ये महसूस हुआ कि मृगांका सिंह एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मृगांका सिंह का था, जो दिवंगत, माफी चाहूंगा अब तो है नहीं, हुकुम सिंह जी का था, जो उनकी पार्टी का है, वो फॉर्मूला उस विधानसभा में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के अंदर इमोशनल वेव है, लोगों को लगता है कि दोबारा से नाम अनाउंस होने के बाद ज्यादती हुई है उनके प्रत्याशी के साथ, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पश्चिमी यूपी में एक बयान जो चर्चा में है, वो गर्मी वाला बयान बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो ऐसा लगता है कि बैकफायर कर गया है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे छोटी छोटी एक्टिविटी को राजनीति में, और खासतौर पे चुनाव के माहौल में, हर बात का महत्व होता है। जयंत चौधरी ने एक भी कोशिश छोड़ी नहीं है अपने जनाधार को बढ़ाने की, भले ही वो सिसौली जाकर टिकैत जी से मिलने का मामला हो, या मेरठ में शहीद स्मारक बनाने का मामला हो, या फिर हाथरस में बार बार वो रिमाइंड करा रहे हैं, बाबा जी मुझे हाथरस में पीटा क्यों गया, मेरे ऊपर लाठी क्यों बरसाई गई। वो अपने लोगों को भी संतुष्ट कर रहे हैं। अगर मथुरा के मार्ट में योगेश नौवार नाराज होते हैं तो खुद जाकर नहीं मिलते, केवल अखिलेश से भी सब आश्वासन दिलाते हैं कि आपको हम अच्छा, आपके लिए सम्मान देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी जो एक्टिविटी है, वो उस कैंप में जा रहे हैं। जहां उन्हें लगता है कि अकेले जाने पर फायदा होगा, वहां वो अकेले कैंप कर रहे हैं। जहां लगता है कि संयुक्त रूप पे अखिलेश जी के साथ जाना चाहिए, वहां पर वो अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। अब आता हूं भारतीय जनता पार्टी पर। एक बात आप अगर आंकड़ों के नजरिए से भी देखिए, तो 58 में से 53 सीट मिली थी, लगभग एक तरह से पूरा सफाया कर दिया था। अगर सब कुछ वाकई बहुत सतही लेवल पे बहुत अच्छा था, बहुत शानदार चल रहा था, तो 53 में से 19 सिटिंग MLA का टिकट क्यों काटना पड़ा? निश्चित तौर पर नाराजगी तो थी, और अगर भागा दौड़ी ना मचती
तो और विधायकों की टिकट कट सकते थे। उसके अलावा बीएसपी के 3 लोगों को क्यों यहां पर लाकर टिकट देना पड़ा, ये भी इस पर भी चर्चा तो होगी। और जहां तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी ज्यादातर सीटों पर पश्चिमी यूपी में रनर अप रही थी। 30 उसके कैंडिडेट ऐसे थे, जीत नहीं पाए थे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे थे, जहां जीत का अंतर भी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद 30 में से बहन जी ने सिर्फ एक कैंडिडेट को टिकट दिया है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो मिलेगा वो बोनस होगा, प्लस होगा। हालांकि एनसीपी के खाते में एक सीट जरूर गई है, लेकिन एनसीपी को लोग अभी भी यूपी में समझ नहीं पा रहे हैं। एनसीपी के साथ एक निगेटिव पॉइंट क्या है, हाँ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ अनुज जी बताइए, पूरी बात करिए जी अनुज जी। एनसीपी के खाते में बुलंदशहर की अनूपशहर सीट गई है। समस्या ये है कि लोग अखिलेश को वोट डालना चाहते हैं, लोग जयंत को वोट डालना चाहते हैं, लेकिन घड़ी चुनाव चिन्ह को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि घड़ी का बटन दबाएंगे तब अखिलेश के खाते में वोट जाएगा, जयंत के खाते में वोट जाएगा। तो अगर हम उस सीट की बात छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी की 57 सीटों पर बहुत दमदारी से फाइट है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, कल सुबह से जनता अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी। लेकिन ये जरूर सच है कि वन साइडेड इलेक्शन नहीं है और इलेक्शन बाइपोलर ही है। तीसरा कोई बहुत दमदारी के साथ इस चुनाव में एंट्री करने अभी तो नहीं जा रहा है, कम से कम। शुक्रिया अनुज जी। और विकास जी अब आपको एक एक करके आंकड़ा करेंगे, लेकिन एक बात सही है, मैंने और विकास जी ने पिछले 10-12 दिनों में हम दोनों गए भी थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, केवल ये चेक करने के लिए कि गर्मी निकाल दूंगा का कितना असर पड़ेगा। और मेरे और विकास जी देश के उन जाने माने लोगों में से हैं जिन्होंने कई राज्यों में अपने विश्लेषणों से पूरा इतिहास बनाया है। हम दोनों ने महसूस किया कि ये गर्मी निकाल देने हुआ बयान, जैसे अरुज ने कहा, बैकफायर कर गया। कहा गया था मुसलमानों के लिए, लेकिन जाटों को जयंत चौधरी समझाने में कामयाब हो गई। ये तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है कि जाट गर्मी निकाल दूंगा। उससे पहले लोगों ने अचरज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा आमतौर पर बोलते रहते हैं। टिकैत के लिए उन्होंने कहा था कि लखनऊ आए तो बक्कल ताड़ दूंगा। तो इस तरह की कोई नई भाषा नहीं थी। जयंत चौधरी कामयाब हो गए समझाने में किसानों को कि यह मुख्यमंत्री तुम्हारे लिए कह रहा है कि 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल दूंगा, तो इतना भर भर के नलके को वोट दो कि इनकी सारी गर्मी निकल जाए। मुझे लगता है कम से कम मिनिमम, चाहते विकास जी और ज्यादा मुझे बताएंगे, 15 से ज्यादा सीटों का नुकसान मुख्यमंत्री के इस बयान पे हो गया। जो जाट थोड़े बहुत भाजपा में गए भी थे, उनमें भी एक संदेश किया कि ये तो खराब बात है कि हम लोग उसके लिए कहा जा रहा है कि गर्मी निकाल देंगे। विकास जी मैं आता हूँ, बात कैराना की शुरू करते हैं। आपके पास जो डाटा खुला हुआ है जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपके पिटारे में बहुत सारे जादू की चीजें जो हम लोगों ने मिलकर बनाई हैं, आप उसका विश्लेषण कैराना से शुरू करिए प्लीज। जी, और मैं आपकी अनुमति से कैराना से पहले एक विषय वस्तु आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश में, उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी का क्या हाल है। एक मोटी, बहुत अंदर नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात कि 2017 और उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या था, इसके बाद अपन ये समझ पाएंगे कि इस बार क्या होगा। नहीं तो यही बातें चलती जाएंगी और वो हमेशा यही बात कहते जाएंगे कि हम तो 300 ला रहे हैं या 200 ला रहे हैं, और जो भी है। तो मैं आपको एक बहुत मोटी प्यारी बात समझाऊंगा कि अपन थोड़ा पीछे चलते हैं 2017 में। और संतोष जी भी हैं और सब लोग यहाँ जानते हैं, सारे आपके दर्शक, कि 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ 39-40% मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के साथ बीजेपी ने 312-313 सीटें लेके आए और पहली बार तकरीबन 25 साल के बाद बीजेपी ने एक सरकार बनाई। अब उस सरकार पर अपन एक बात डालेंगे, वो सरकार बनी कैसे। बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने बहुत प्रयत्न किए और बहुत प्रयत्न करके उन्होंने एक शानदार सोच को 313 सीट में परिवर्तित कर दिया। और ये बात मैं कहूंगा कि उनके अलावा ये कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने, संतोष जी और आदरणीय साथियों, यहां पर बहुत प्यारी बात करी, बहुत अच्छी मैथ्स करी उन्होंने, डेटा जो जनरली मैं काम करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई 20% हमको वोट नहीं देगा, 10% मोटा माटी यादव वोट नहीं देगा, 10% जाटव वोट नहीं देगा। हमारे पास हिंदू, एक हिंदू नाम रख के एक अम्ब्रेला
उन्होंने एक एनवेलप बनाया कि 60% वोट है, और 60% वोट का उन्होंने आप सारे लोगों से, उत्तर प्रदेश की जनता से, अपने संगठन, और वो एक उनका बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है पन्ना प्रमुख का, उन सबसे बोला कि मुझको 80% चाहिए इन 60 का। सब ठीक है, 60 को अगर आप 80 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 48 मिल जाएगा। अब मोटा माटी आपको 50% वोट मिलना चाहिए था, मिला मोटा माटी 40%। 40% के बाद मेरे को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, तो मैंने देखा तो तकरीबन 60% का 70 और 65% के बीच में कहीं मिला। अपन मोटा मान लेते हैं भाई 70% मिल गया। अब मजेदार बात यहां से शुरू होती है, जो सारे लोग और मेन स्ट्रीम चैनल, जो योगेन जी भी बोल रहे थे कि अब बीजेपी की सरकार आ रही है या नहीं आ रही है, और बीजेपी एग्जैक्टली क्या कर रही है उस सरकार को लाने के लिए, कहना तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, पर फिर भी उसको भी करेंगे। तो ये बात समझते हैं कि आज चाणक्य क्या सोचते होंगे। आज चाणक्य क्या सोचते हैं? आज चाणक्य 60 को बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? 20 अभी भी बाहर है, 10 अभी भी बाहर है, 10 अभी भी बाहर है, आप 60 हो। प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न उठता है कि आपका 60 कितना रह गया? संजय शर्मा जी की चैनल पर ही ब्राह्मणों के लिए क्या क्या किया गया, अभी कल ही उन्होंने वीडियो बनाया। केशव मौर्य जी के लिए क्या क्या किया गया, पासियों के लिए क्या किया, मैं नाम नहीं लूंगा ज्यादा, पर आज आपके पास वो 60 भी नहीं है। तो अब ज्यादा मैं अंदर रिग्रेशन मॉडल्स पे जाऊंगा तो फिर कह देंगे अरे ये तो फर्जी है, अरे ये तो गलत है। तो मैं रिग्रेशन मॉडल पे ना जाके, जो सबको, आम भारतीयों को समझ में आ जाए और आम यूपी वालों को भी समझ में आ जाए, मैं बोला भाई मोटा माटी क्या है, ब्राह्मण भी 8-10% ने वो सरक गए, पासी भी सरक गए, लोधी भी समझ गए, लोनी भी समझ गए, मतलब हो क्या रहा है। तो मोटा माटी मान लिया कि भाई 50% है आज भी बीजेपी का वोट बैंक, बिकॉज बीजेपी इज अ वेरी बिग पार्टी, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी का संसाधन है, सारी कहानी है, पर 50% के आसपास है, 50% के लोग देंगे। तो एक अपना लेग कंप्लीट हो गया कि आज 2017 में हम बात कर रहे थे 60 की, अब हम बात कर रहे हैं 50 की। मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं चलाएगा, वो चलाएगा तो दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि वो चलाए कैसे, वो तो अनुमति लेनी पड़ती है ना। वो 60 को 70 नहीं दिखा सकता, लोग पूछने लगेंगे कौन दे रहा भाई, जाटव जा रहे हैं क्या? जाटव हर जगह गली में बोलता है कि हम तो जाएंगे नहीं, चाहे बहन जी रहे हैं चाहे नहीं रहे, हम तो बहन जी के साथ ही रहेंगे। तो 60 तो 50 हो गया। अब आते हैं दूसरे लेग पर कि भाई पिछली बार 80 मांगे थे, मिला 70, और वो भी मैं ऊपर ही बता रहा हूं। अब इस बार 70 का क्या होगा कि इस बार वैसा भी नहीं है कि अभी कल मुजफ्फरनगर के तो कल हिसाब हुआ और कल दूसरी दुनिया की चीजें हुई। काट की हांडी पे भी आऊंगा, संतोष जी ने बहुत अच्छी बात बोली, ब्रह्मास्त्र भाई एक बार चला लो, कुछ ब्रह्मास्त्र 2-3 बार चलते हैं उनकी फुलझड़ियां रह जाती हैं, ये बार तो हर बार ही चलता है। अब फिर समझ सकते हैं कि हर बार चलने वाले को क्या कहते हैं। तो फिर भी अपन अपनी बात पर रहेंगे कि वो 70% या 60% कितना है। तो यार आपको मैं बता दूं कि जिस जगह से ये पिछली मार्जिन में सबसे बड़ी मार्जिन थी शाहिबाबाद में, वहां 48% मतदान हुआ था 2017 में, जहां इनके कैंडिडेट को पश्चिम 58 सीटों पर सबसे ज्यादा मत मिले, सबसे बड़ी मार्जिन से जीता। ऊपर नीचे भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फेक, वहां पे 48% मतदान हुआ था। मतलब कुछ लोग मतदान करने नहीं गए, और कौन कुछ लोग मतदान करने नहीं गए वो आपको बता भी आएंगे, बहुत टाइम है, समझते हैं। तो यार बात मन से आई और पूछी, और आप लोग अगर मैं कहीं गलत हूं, यूपी और देश अगर देख रहा है कि वो 70% होगा क्या, अरे माफ कीजिएगा, बीजेपी बड़ी पार्टी है, आप क्या बात करते हो? नहीं साहब मैं नहीं कह रहा, आप बता दो। तो कुछ अच्छे बीजेपी वालों ने बोला 50 से 60 गुस्से में, क्योंकि 50 बड़ा सीख गया, 50 मतलब हमने बना ली सरकार, 50 से 60 बिल्कुल सही। उनको पता नहीं था कि वो पहली वाली बात अभी 50 पे है। तो फिर मेरे को मल्टीप्लाई करना भी आता है सर, 50 में मैंने 50 का गुणा किया 25%, और 50 में मैंने 60 का गुणा कर दिया 30%। मतलब पहली बार जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं, और अभी ग्राउंड तो छोड़ दो, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 तरह की अप्रोच रखते हैं सर, आपके दर्शकों को बता दूं। टॉप डाउन अप्रोच, हम लोग मैक्रो हैं, हम करेंसी देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, हम ये देखते हैं कि फेड अगर रेट बढ़ा देगा तो गिरेगा, अभी गई मार्केट गया। और एक होते हैं सौरभ मुखर्जी जैसे कुछ लोग जो बहुत अच्छे, वो बॉटम्स अप अप्रोच रखते हैं, वो स्टॉक टू स्टॉक जाते हैं। तो आप सर संजय जी कैराना टू कैराना जाएंगे, बॉटम्स अप हो जाएगी, ऊपर से आएंगे डाउन हो जाएगी। तो एक वो तो मैंने
आपके संग रह के समझ लिया, हम लोग जब गए थे दौरा करने तो समझ लिया थे आप कितने माइक्रो लेवल तक काम कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आ माइक्रो गया। और ये संजय जी, ये मैक्रो भी है, ये मैक्रो भी है। मैक्रो समझिए कि आज आपके चैनल के माध्यम से आखिरी दिन हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिकता, नो सांप्रदायिकता, अभी बहुत मजेदार बातें आएंगी, किसी भी परिस्थिति में बीजेपी का वोट शेयर, ये बड़ी और दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े 30% से ऊपर नहीं जाएगा। और ये भी चाणक्य ने बोला है, ये अलग बात है कि उन्होंने बोला नहीं है इस बार, पर अरे भाई आपको अगर 60 से ज्यादा लोग दे रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट थिंग। आपको 50 से 60% वोट उनको मिल रहा है, ये भी बड़ी चीज है। तो भैया 25 से 30% कहीं वोट शेयर बीजेपी का यूपी में इस बार होगा। और एक सेकंड, ये विकास जी की ये बात मैं अभी सभी संतोष जी, देखिए आप हमारे बिल्कुल सीनियर हैं, हमारे बिल्कुल मैं कहूंगा हमने आपको देख देख के पत्रकारिता सीखी है, लेकिन क्या फर्क हो गया है देश की गोदी मीडिया में। मैं 2-3 दिन से नेशनल चैनल के डिबेट्स और परिचर्चा देख रहा था, लाइव देखने वालों की संख्या संतोष जी 500-700, और इस समय आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं तो 7,000 के आसपास लोग हमें लाइव सुन रहे हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि कम से कम सच बोलने की आवाज की कीमत देश पहचानता है। एक छोटे से यूट्यूब चैनल जिसके सिर्फ 3 लाख सब्सक्राइबर, उसको 7,000 लोग लाइव सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इस चैनल पे डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि ओपिनियन पोल भले 42% का दावा कर रहे हों, भारतीय जनता पार्टी 30% वोटों के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। विकास जैन जी के आंकड़े अभी साबित भी करेंगे। जी विकास जी। जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली, और फिर से मैं उसी बात पर आऊंगा जो योगेन जी ने और संतोष जी ने बोला है कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार जाते। देखिए आज की तारीख में मैं थोड़ा सा हट रहा हूं और संजय जी की बात को प्रूव कर रहा हूं कि आज की तारीख में आप जो मीडिया कंज्यूम करते हैं, एंड मीडिया इज लाइक एनीथिंग, इट्स वेदर प्रिंट और एनीथिंग, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड ऑन द मोबाइल फोन पर कंज्यूम होता है। आज आपने, एक पत्रकार है वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यूपी में, अजीत अंजुम साहब, आज उन्होंने 4 घंटे पहले निकाला जहां पर उन्होंने 8 अखबार दिखाए जिस पर फ्रंट पेज पर पूरा का पूरा संकल्प पत्र के बारे में बताया गया, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि किसी पार्टी के पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह की मीडिया निकाल सके, इस तरह के संकल्प पत्र या एडवर्टाइजमेंट दे सके। संजय जी ने खुद बताया कि 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ दिए जाते हैं। पर मुद्दे की बात है कि एक अमर उजाला को यूपी में कितने लोग पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं, ये सोचने का वक्त ना यहां पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स के पास है, ना पॉलिटिकल पार्टी के पास है कि आप उतना पैसा उन लोगों को दे रहे हो जिनकी अखबार की पढ़ने के लोग, या 1 घंटे अखबार पढ़ा जाता है। मैं जिस होटल में हूं वहां पर 4 अखबार आते हैं, वहां पर अखबार कोई उठाता नहीं है, ना अखबार पढ़े जाते हैं, ये पैसा पानी में जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हो संजय भाई कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया को आज कोई देखना पसंद नहीं करता है, पर ये किसी और दिन की डिबेट के लिए रख लेते हैं, जब अच्छे दिन आएंगे या जब बुरे दिन आएंगे तो दोनों वक्त ये चीज चालू रहेगा। वापस आ जाते हैं अपन 30%। तो सबसे बड़ा खुलासा आज इस बात का है कि आप 403 में कितने वोट मिलेंगे, ये अगर कोई ओपिनियन पोल बताता है तो वो ओपिनियन पोल, यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा एक कंपनी का जिस जो बंगाल में बिल्कुल गलत साबित हुई, वो 200 वोट 200 लोगों से बात करती है पर कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसा उनका कहना है। प्रोपोर्शनल वोट के माध्यम से, प्रोपोर्शनल कास्ट और एज के माध्यम से वो ओपिनियन पोल लेते हैं या सर्वे करते हैं, सब गलत है। आप एज के माध्यम से, कास्ट तो किसी को भी नहीं पता होती, आप एज के माध्यम से तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास एडिटेबल वोटर लिस्ट नहीं हो, और आज की तारीख में ये एडिटेबल वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी के पास नहीं है। तो आप 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रोपोर्शनल ओपिनियन पोल या प्रोपोर्शनल सर्वे कर पाओ, ये नामुमकिन है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कभी यही अंदाजा नहीं रहता कि हमारी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जा रहे हैं वहां पर मतदाता कितने हैं, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं। आज फिर एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर यह दिखाया गया कि 80 साल और दिव्यांग लोग पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं, और एक दिव्यांग जब पोस्टल बैलेट साइकिल पर डाल रहा था तो उसको कमल के फूल पर लगाया गया। ये वायरल है और एक यूट्यूब चैनल ही उसको दिखा रहा है, लल्लन टॉप, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल है। और यह भी बड़ी मजे की बात है कि लोग अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नाव जा कहां रही है, हम इधर पैर रखें या हम उधर पैर रखें। और जब पैर रखना होता है तो हम दुहाई ईमानदारी की देते हैं,
समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां इस बात को बहुत महीनों से ये बता रही हैं कि 80 साल के से ज्यादा के ऊपर के लोगों की लिस्ट हमको अलग से दी जाए, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, ताकि हम इसमें जो कुछ गड़बड़ी। और ये भी बता दूं आज इस प्लेटफॉर्म से कि तकरीबन हर असेंबली में 8 से 10,000 80 साल के ऊपर के मतदाता हैं। अब 8 से 10,000 की संख्या किस किस्म से इस इलेक्शन को प्रभावित कर सकती है वो अपन बाद में आएंगे। तो पहली बात में आया 30% वोट शेयर मिलेगा, इसलिए मैंने संजय जी से थोड़ी अनुमति ली और चाहा कि ये 30% मैं किसके मुकाबले देख रहा हूं, 38-40% के मुकाबले। तो यहां जानना जरूरी है कि 10% वोट शेयर की क्लीन गिरावट बीजेपी यहां देख रही है। बिल्कुल विकास जी मैं अभी आता हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर श्रीराम जी किसी रास्ते में, पहले हम उन किसान जाने माने देश के किसान नेता हैं, 5 मिनट उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि होता है फिर बीच में नेटवर्क उनका चला जाए। कैसे ही चला गया, देखिए कहा मैंने उनको, लगा कि मुझे लग रहा था शायद वो मुझे लग रहा था किसी ट्रेन में या किसी जहाज में बैठे होंगे वो, और मैंने कहा उनका नेटवर्क चला गया। लेकिन श्रीराम जी आएंगे तो फिर मैं उनसे फिर दोबारा करूंगा। जी प्लीज विकास जी कंटिन्यू। तो पहली बात जो मोटी अपन को देखने को चाहिए कि हमको 30% बीजेपी को वोट शेयर है, कारण क्या है वो बाद में बात की जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली जाएगी कि 10% या 8% की वोट शेयर की गिरावट बीजेपी को कितनी सीट का नुकसान पहुंचाती है, ये एक बहुत बहुमूल्य प्रश्न है और जिसको हमको अभी हम इस पे बाद में बात करेंगे कि टोटल नुकसान कितना होगा। डॉक्टर श्रीराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।